जैसा कि हम जानते हैं कि जीवित प्राणियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है उनके लक्षणों के आधार पर। जब हम इन प्राणियों के लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि उस वर्ग के सभी प्राणियों के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। आज हम कवक और पादप जगत के कुछ प्रतिनिधि जीवों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उनके लक्षण और संरचनाएं कैसी होती हैं। कवक और पादप दो अलग अलग किंगडम या जगत से संबंध रखते हैं। इनके बीच में मुख्य अंतर यह है कि पौधे हरे होने की वजह से स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और इसके लिए अपने भोजन के लिए वह प्रायः मृत जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। इसके लिए उन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के साथ मिलकर कवक प्रकृति के रासायनिक चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम कवक का प्रतिनिधि जो एगैरिकस या मशरूम है उसका अध्ययन करेंगे और पादप जगत के प्रतिनिधियों में हमारे पास स्पायरोगायरा, मॉस, फर्न, पाइनस और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स हैं। स्पायरोगायरा जो थैलोफाइटा से संबंध रखता है, सबसे सरल तरह का पौधा होता है और यह पानी में पाया जाता है। मॉसेस या ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयजीवी कहे जाते हैं और यह छायादार और जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं। मॉस इस वर्ग का एक प्रतिनिधि है। फर्न जो टेरिडोफाइटा का प्रतिनिधित्व करता है, पाइनस जो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी और पुष्पित पौधे जो एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी में वर्गीकृत हैं। आइए अब हम एगैरिकस या मशरूम जो कवक जगत का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लक्षणों और संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में मशरूम का एक फलकाय या फ्रूटिंग बॉडी है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक वृंत या स्टॉक और ऊपर एक छत्रक। जब हम छत्रक के निचले हिस्से में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनमें कई गिल्स होते हैं। गिल्स में बीजाणु उत्पन्न होते हैं और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए माइसीलियम को जन्म देते हैं। अगर हम इसका एक सेक्शन काटते हैं तो हमें इसकी ये संरचना दिखाई देती है। ये वृंत या स्टॉक है, यह छत्रक है और यहाँ पर आपको गिल्स दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि थैलोफाइटा का प्रतिनिधित्व जो स्पायरोगायरा कर रहा है उसके क्या लक्षण होते हैं। स्पायरोगायरा पादप जगत का सबसे सरल प्राणी है और यह मुख्यतः पानी में पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक तंतुकार, स्लाइमी और हरे रंग का प्राणी है जो पानी में पाया जाता है। यह एक माइक्रोस्कोपिक प्राणी है। जब हम इसका अध्ययन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह एक तंतुकार और अशाखित जीव है जो बेलनाकार कोशिकाओं का बना होता है। हर कोशिका में एक या दो सर्पिल हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन्हें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और इसकी वजह से इसका नाम स्पायरोगायरा दिया गया है। हर कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह एक सर्पिल और स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कई पायरेनॉइड्स होते हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं या उसका संरक्षण करते हैं। हर कोशिका में एक केंद्रक और एक बड़ी वैक्यूल या रसधानी होती है। स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह छूने में स्लाइमी होता है। अब हम मॉस जो ब्रायोफाइटा का प्रतिनिधित्व कर रहा है का अध्ययन करेंगे। यह पौधे छोटे होते हैं और समूहों में पाए जाते हैं। ये अक्सर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ छाया और पानी बहुत मात्रा में होता है। ये पौधे बहुत छोटे होते हैं। इनमें संवहन ऊतक
नहीं पाए जाते हैं। इनमें जड़ जैसी, तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जब आप इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस पौधे के निचले हिस्से में जड़ जैसी, तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ऊपर के हिस्से में कैप्सूल या संपुटक होता है। कैप्सूल में बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित होकर पौधों के नए समूहों को जन्म देते हैं। इन पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब हम फर्न, जो टेरिडोफाइटा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन पौधों में विकसित जड़ें, तना जो ज़मीन के नीचे होता है और खूबसूरत संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। यह पहले सफल ज़मीन के पौधे हैं। इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इन पत्तियों के पिछले हिस्से में विशेष संरचनाओं में बीजाणु बनते हैं जो उचित परिस्थिति में अंकुरित होकर इस पौधे की नई अवस्था को जन्म देते हैं। इस पौधे की नई पत्तियां सर्पिल रूप से विन्यस्त होती हैं, जिन्हें हम सर्सिनेट लीव्स भी कहते हैं। आप सबने ये पौधा कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा और इनके कोन्स तो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर एकत्रित किए होंगे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये एक पाइन या चीड़ का वृक्ष है। अनावृत बीजी पौधे बड़े और धीरे बढ़ने वाले होते हैं। इन पौधों में जड़, तना और पत्तियां विकसित होती हैं। पत्तियां नुकीली या नीडल लाइक होती हैं। यहाँ पर आप इस पौधे का मेल कोन या नर शंकु देख पा रहे हैं। ये हमेशा क्लस्टर या समूह में पाए जाते हैं। मादा कोन एकल होते हैं और बीजों को जन्म देते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। यह मादा शंकु का एक नमूना है। यह नर शंकु का एक नमूना आप देख सकते हैं। अब हम एंजियोस्पर्म्स या पुष्पित पौधों के बारे में कुछ जानेंगे। इन्हें आवृत बीजी भी कहा जाता है। यह सबसे सफल ज़मीन के पौधे हैं। इनके संवहन ऊतक सबसे अधिक विकसित होते हैं। इनके प्रजनन अंग फूल होते हैं। बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं और इसलिए इन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। पुष्पित पौधों को उनकी संरचनाओं के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री कहते हैं। इन्हें डायकॉट और मोनोकॉट कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक डायकॉट या द्विबीजपत्री पौधा है और यह एक मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें मूसला और पत्तियों का शिराविन्यास जालीदार होता है। इनके पुष्पों के भाग 4 या 5 और उनके गुणक में होते हैं। एक बीजपत्री पौधों की जड़ें रेशेदार, पत्तियों का शिराविन्यास समानांतर और फूलों के भाग 3 या उसके गुणक होते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं और इसलिए इन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। तो आज हमने कवक और पौधों के विभिन्न वर्गों के बारे में जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि इन लक्षणों की सहायता से आप इन्हें आसानी से पहचान सकेंगे।